राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे सुलोचना, कहाँ हो? बाहर निकलो। इतनी देर से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पर तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अरे बाहर आ जाओ, मुझे कहीं जाना है। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मथुरा कहाँ गया? दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहीं आज फिर घूमने तो नहीं चला गया? अगर आज गया होगा तो मेरा क्रोध अपने चरम पर होगा। बहुत हो गई इसकी नौटंकी। अरे स्वामी, इतना गुस्सा करना सही नहीं है। मथुरा भले उम्र में बड़ा है, पर उसका दिमाग कभी कभी बच्चों जैसा है। अरे तो क्या उसे गोदी में लेकर घूमे? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे साथ कब क्या हो जाए मुझे खुद नहीं पता। कम से कम मेरे साथ रहे और मेरे साथ चलकर पूजा पाठ करे। कुछ तो ज्ञान उसे सिखाना ही होगा। हाँ, पर सोने से छुट्टी मिले तो उसे जब देखो तब सोता ही रहता है। क्या आज फिर सो रहा है? इस नालायक की तो हद हो गई। चलो तो बताता हूं इसे। अरे ओ मथुरा, बहुत सो लिया। चल मेरे साथ, अब और नौटंकी नहीं देख सकता तेरी। उठ जाओ प्रभु, दिन आधे होने पर लगे हैं। बहुत निगरघट बच्चा अपने घर पैदा हो गया है। सुन सुलोचना, मैं जमींदार के घर जा रहा हूं। आज उसके लड़के को देखने वाले आ रहे हैं। अगर बात बन गई तो शादी का दिन भी रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो दक्षिणा मिलेगी ही। इसे भेज देना। कम से कम मेरे साथ रहेगा तो लोग इसे पहचान तो लेंगे। इतना बोलकर करुणाशंकर घर से निकल जाता है। और फिर सुलोचना मथुरा से कहती है, अरे अब तो उठ जा नालायक। मुझे पता है तू सो नहीं रहा है, बस अपने बाप को परेशान करता है। चल उठ जा। अरे मोरे माई, ऐसी कौन डराता है अपने लाल को जो आप मुझे डांट रही हो? माए बाबा को कह दो ना, मुझे पंडिताई नहीं करनी। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कुछ भी कर सकता हूं, पर पंडिताई नहीं करूंगा। अरे बेटा, ये अपना पुश्तैनी काम है। अगर तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो तुझे ये काम करना ही होगा। माई, मेरा दोस्त मदन मुझसे कहता है कि इतनी बड़ी चुड़की रख लेने से कुछ नहीं होता। अगर पैसे हैं ना तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। बेटा, मदन के चक्कर में मत पड़ो। अरे अभी पिछले महीने ही तो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। मुझे हमेशा डर रहता है कि तू मदन के साथ रहता है, तेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर उल्टा ही होगा। बस करो माई, बस करो। मदन मेरा दोस्त है और मैं दोस्ती नहीं तोड़ सकता, भले ही मेरा दोस्त चोर ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं तैयार होकर जमींदार के घर जाता हूं। इतना कहकर मथुरा पंडित जमींदार के घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह जमींदार के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि रिश्तेदार आए हुए हैं और सब आपस में रिश्ते की बातें कर रहे हैं। तभी मथुरा पंडित की नजर जमींदार के बेटे पर पड़ती है। अरे बाबा, ये तो वही है जो बनवारी काका के साथ गांजा फूक रहा था और आप इसकी शादी की बात कर रहे हो। अरे ये नशेड़ी है, नशेड़ी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आपका बेटा नशेड़ी है, नशेड़ी? नहीं नहीं, जरूर ये टकला पंडित झूठ बोल रहा है। अरे तूने कब देखा मेरा बेटा नशा करता है? बोल। अरे मैं तो रोज देखता हूँ। शाम को 5 बजे होते ही वो बनवारी काका के पास जाता है और चिलम फूकता है, चिलम। अरे बस कर झूठे पंडित। सुनो करुणाशंकर पांडे, इसे यहाँ से लेकर जाओ और 1 भी रुपया दक्षिणा तुमको नहीं मिलेगी। अब चले जाओ यहाँ से। अरे तो क्या मेरा बाबा दक्षिणा के लिए थोड़ी काम करता है? मेरा बाबा सच का साथ देगा, झूठ का नहीं, समझे? चलो बाबा यहाँ से। मथुरा की इतनी बात सुनकर करुणाशंकर उसके साथ वहां से चले आते हैं और फिर चलते चलते एक पेड़ के नीचे रुक जाते। अरे मथुरा, तू बता किस जन्म का पाप हूं मैं? जहां जाता हूं तू पनौती बनकर पीछे पीछे चला आता है। तेरी वजह से आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, दक्षिणा भी गई और ऊपर से सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया तूने। बाबा, बात सुनिए तो सही। आपने देखा नहीं था ना
वो बनवारी काका के साथ सच में गांजा फूक रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चुप रह, तेरी जबान बड़ी लंबी हो गई है। पंडित हो पंडित, और तू तो मेरा काम ही बिगाड़ता रहता है। जहां जाता हूं कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है। अरे तू जन्म से ही पनौती है, पनौती। बाबा देखिए, मैं जानता हूं आप नाराज हो, मैं भी होता आपकी जगह, पर आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं गलत को गलत कह रहा था। वो लड़का सच में चिलम पी रहा था। आप तो लोगों का भला करने चलते हो, फिर झूठ का साथ कैसे दे देते हो? मैं तो आपकी इज्जत बढ़ाने में लगा था, घटाने में नहीं। आप मेरे बाबा हो, मैं क्यों चाहूंगा कि आपको कोई 1 रुपए की भी कमी कहकर देखे। अरे मथुरा, तू समझता क्या है? दुनिया ऐसे नहीं चलती। सबको सच सुना दिया जाता है। कभी कभी आंखें बंद रखनी पड़ती हैं ताकि काम चलता रहे। तू हर बात में कूद जाता है। इसी वजह से तो लोग मुझे नहीं तुझे ही दोष देते हैं। बाबा, अगर सच बोलना पनौती है तो ठीक है, मैं पनौती ही सही, पर मैं आपकी छाया हूं। भाग्य नहीं हूं तो क्या हुआ, पराया तो नहीं हूं ना। गलती हो गई आज, आगे से आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। चल चल घर चलते हैं। तू भी कम नहीं है, मगर खैर मेरे ही पेट की रोटी है। बाबा, आपकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। इज्जत जो एक बार टूट जाए फिर दुनिया लाख समझाएं झुक कर ही जीती है। आपने मेरी उस फूल सी बच्ची को कांटों से बचा लिया। आज अगर आप न होते तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। आप सिर्फ पंडित नहीं, भगवान का भेजा हुआ वरदान है बाबा, वरदान। आज आपने जो किया ना, वो कोई दूसरा नहीं कर पाता। सच बोलना आसान नहीं होता, और सच के साथ खड़े रहना तो और भी मुश्किल। आपने हमारी बहन को सिर्फ बचाया नहीं, उसका भविष्य वापस लौटाया है। हमारी जिंदगी का हर सुख अब आपसे होकर गुजरेगा। हमारे घर की दहलीज आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। आप हमारे लिए मेहमान नहीं, अपने हो, बहुत अपने। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस इतना समझा कि बेटी किसी की भी होती सबके दिल की धड़कन है। अगर मेरा सच किसी की दुनिया बचा दे तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी की कीमत है बाबा के साथ चलना। इतनी बात सुनकर लड़की का बाप बाबा को दक्षिणा देते हुए कहता है, ये सिर्फ दक्षिणा नहीं बाबा, मेरी बेटी के आंसू हैं जो अब खुशियों में बदल गए। कबूल कर लीजिए, वरना लगेगा जैसे आपने हमें अनाथ छोड़ दिया। भगवान तुम्हारी बच्ची को सुहागन रखे, खुश रखे, सलामत रखे। और हां, आज मथुरा ने मुझे सिखा दिया, सच कभी छोटा नहीं होता बेटा। बाबा दक्षिणा लेकर मथुरा पंडित के साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि सुलोचना बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी? देखकर ऐसे लग रहा है कि चेहरे पर खुशी की रौनक छाई हो। बोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नालायक बेटा लायकदार बन गया हो? अरे सुलोचना, कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बस बाबा ने पुकार सुन ली। हमें लगा कि आज हम बिना दक्षिणा के ही लौट जाएंगे, लेकिन दक्षिणा वाले खुद चलकर आज दक्षिणा देने आए थे। अरे बात क्या हुई? आप थोड़ा बताइए तो सही। क्या आज फिर मथुरा ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया? मुझे लग रहा है कि मथुरा ने जरूर कुछ किया है, पर जो किया है शायद सही किया है। अरे बिल्कुल सही कहा सुलोचना, इसने एक बिटिया की जान बचाई है। जान उसका भविष्य बचाया है, भविष्य। अरे जमींदार का बेटा नशेड़ी है, नशेड़ी। मथुरा ने रिश्तेदारों के सामने उसे नशेड़ी बोल दिया और फिर लड़की के बाप और उसका भाई तुरंत वहां से चले गए। इतना देखकर मुझे बहुत क्रोध आया, क्योंकि मेरी दक्षिणा रुक गई थी, पर कर भी क्या सकते थे। लेकिन फिर भगवान की ऐसी लीला हुई कि लड़की का बाप और भाई खुद चलकर मुझे दक्षिणा देने आए थे। बाबा, आप बातें करो, मैं थोड़ा मदन से मिलकर आता हूं। मना मत करना,
आज तो घर पर सेवैयां बनेगी। मैं मदन को बुलाने जा रहा हूं। आप कुछ अच्छा सा बना लो घर में। पर बेटा मथुरा, आज तो मुझे शाम को तीर्थ स्थल के लिए निकलना है। मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, इसलिए अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं भी थोड़ी देर में घर से निकल जाऊंगा। ठीक है बाबा, मेरे रहते माई को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जाना, पर आपसे पहले मैं जा रहा हूं मदन को बुलाने। इतना बोलकर तुरंत मथुरा पंडित घर से निकल जाता है और फिर चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां पर मदन गुस्से में बैठा रहता है। अरे अपना थोबड़ा कैसे बनाकर बैठा है मदन? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को खा जाएगा। बोल, इतना गुस्सा क्यों है? किसी ने कुछ बोला? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। बस अभी रास्ते से आ रहा था, तभी हरिया काका मुखिया के घर गए थे और फिर मुखिया से कुछ अनाज की बोरियां मांग रहे थे, क्योंकि उनकी बिटिया की शादी है। पहले मुखिया ने हाँ बोल दिया था, लेकिन अब मुखिया ना बोल रहा है। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। क्यों तुमको बुरा लगेगा? थोड़े पैसे दे दो चलकर। कम से कम अनाज नहीं दे सकते तो थोड़ा पैसे तो दे सकते हैं ना। बातें ऐसी कर रहा है जैसे तू और मैं किसी धनी सेठ का बेटा हैं। अरे हम एक चोर हैं और तुम एक पंडित के बेटे हो, जिसका गुजर सिर्फ दक्षिणा से चलता है और मेरा गुजरा सिर्फ चोरी से। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमें हरिया काका की मदद करनी होगी और उसे मुखिया को सबक सिखाना ही होगा। पर कैसे मथुरा, कैसे? मैं अकेले नहीं कर सकता सब चीज। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ना मेरे पास पैसे हैं, ना अनाज है, कुछ नहीं है। बस केवल मैं अकेला हूं। कौन कहता है तू अकेला है? तेरे साथ मैं हूं और मेरे पास वो चीज है जो सबको गिरा सकती है। वो है वैद्यराज। तुम्हारे कहने का मतलब वो बुढ़ा वैद्यराज मेरी मदद करेगा? अरे दिमाग सही है। वो सिर्फ दवा दे सकता है, मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना है हमें ही करना है। अरे पगले, जो कुछ करना है हम दोनों ही करेंगे। बस हमें चाल चलनी है। मैंने सुना है कि वैद्यराज काका के पास ऐसी दवा है जिसे किसी इंसान को खिला दो तो उसकी आवाज एक डायन जैसी हो जाती है और उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। ठीक इसी का फायदा उठाकर हम उसे मुखिया के बेटे को दवा खिला देंगे। फिर मैं मुखिया के घर जाऊंगा, तब दक्षिणा भी लूंगा और फिर उस दवा के असर रहते रहते तुम उसके घर चोरी भी कर लेना। बोलो, मेरा प्लान कैसा रहा? क्या बात करते हो यार? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। देर मत करो, तुरंत चलो काका के पास और दवा लेकर मुखिया की ऐसी की तैसी कर देंगे। चलो भाई, तुरंत चलो। इतनी बात कर तुरंत वो दोनों वैद्यराज काका के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर चलते चलते थोड़ी ही देर में काका के घर पहुंच जाते हैं। काका प्रणाम। मैं मथुरा पंडित, करुणा शंकर पंडित का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त मदन है। काका, आज आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं किसी भले काम के लिए आपके पास आया हूं। मुझे वो दवा चाहिए जिसको खाने से लोगों की आवाज एक डायन के जैसी हो जाती है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुमको किसने बताया कि मैं वैसी दवा रखता हूं? अरे वो बहुत खतरनाक दवा होती है। मेरे पास वैसी कोई दवा नहीं है और ना ही मैं वैसी जड़ी बूटी रखता हूं। तो इसका मतलब काका, वो दवा सच में होती है? अगर होती है तो हमें बताइए, हम उसे लेकर ही मानेंगे। बेटा, मैं ऐसे किसी भी दवा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। पहले मुझे ये तो पता चले कि तुम्हें वो दवा किस काम के लिए चाहिए। काका, बात ऐसी है कि मेरे गांव में हरिया काका हैं, जिनकी बेटी की शादी है। वो मुखिया के यहां मजदूरी करते हैं। मुखिया ने उन्हें अनाज देने का झांसा देकर फांस रखा था, लेकिन अब अपनी बात से पीछे हट रहा है। तो हम दोनों ने निश्चय किया है कि उसके घर चोरी करेंगे और इसके लिए मुझे वो दवा चाहिए ताकि मैं उसकी आवाज बदल दूं और कोई पहचान ना सके। अच्छा, ये बात है। लेकिन बेटा, मेरी सुनो, मैं ऐसी दवा नहीं देता। अगर तुम्हें किसी की आवाज डायन जैसी करनी है
तो भैरव तांत्रिक के पास जाओ, वही इस तरह की चीजें करता है। अब दोनों भैरव तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं। कौन है तुम दोनों, मेरे अंधेरे के राज्य में बिना इजाजत घुसने वाले? तांत्रिक महाराज, मैं मथुरा पंडित और ये मेरा मित्र मदन। हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी आवाज किसी को पहचान में ना आए, इसके लिए डायन की आवाज चाहिए। अच्छा, तो तुम दोनों इतनी दूर इसलिए आए हो कि किसी की आवाज डायन जैसी कर सको। समझते क्या हो तुम लोग? ये कोई खेल है? ये टोपी जादू की ट्रिक है। ये मौत का सौदा है, और मौत से सौदा वही करता है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होती। महाराज, हम दोनों की जान तो गांव में भी दुखों में पड़ी है। हरिया काका की बेटी की शादी है। मुखिया ने झूठा भरोसा देकर उसे लूटा है, सताया है। अब वो उसके सपने कुचल रहा है। हम सिर्फ उसका हक दिलाना चाहते हैं। अगर इसके लिए किसी भी डर से लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन अन्याय को नहीं सहेंगे। शायद हम भोले हैं महाराज, पर नीच और जालिम कभी बनना नहीं चाहेंगे। बस इतना चाहते हैं कि मुखिया को उसकी करतूतों का फल मिले और किसी को पता भी ना चले कि उसके साथ किस्मत ने कैसी चाल चली। ठीक है, ठीक है। अगर तुम दोनों इतनी हिम्मत रखते हो तो सुनो। आगे का रास्ता तुम्हें अंधेरे के हाथों में सौंपना होगा। आज रात ठीक 12 बजे तुम दोनों जाओगे माया जंगल। वहां तुम्हारी मुलाकात होगी चुड़ैल की महारानी काली सुंदरी से। वो अगर खुश हुई तो तुम्हें एक डायन मिलेगी, जीती जागती, भूखी, खूंखार डायन। लेकिन अगर वो गुस्से में आ गई तो तुम दोनों की हड्डियां उसके पेड़ पर खिलखिलाते झूले बन जाएंगी। महाराज, अगर वो डायन हमें मिल गई तो उसे किसी के शरीर में कैसे भेजेंगे? बस वहीं असली खेल शुरू होगा, भूत खेल। जब तुम मुखिया के घर पहुंचो, उसके दरवाजे के सामने एक रेखा खींचना और एक चढ़ावा रखना। फिर उस डायन को हुक्म देना कि जो भी उस रेखा को पहले पार करेगा, उसकी देह में वो प्रवेश कर जाएगी और उसकी आवाज बन जाएगी डायन की चीख। ये सब अगर गलत हो गया तो? गलत? गलत सिर्फ एक बार होगा बेटा, और उस बार तुम दोनों मानव नहीं रहोगे, हड्डियों का खाना बन जाओगे। ठीक है महाराज, हम मौत के सौदे पर दस्तखत करने को तैयार हैं। बस हरिया काका के घर में खुशियां लौट आएं। जाओ, अभी जाओ, माया जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतनी बात कर वो सभी माया जंगल पहुंच ही जाते हैं, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। माया जंगल पहुंचकर दोनों ने काफी देर तक ढूंढा, पर उसे कहीं भी डायनों की महारानी नहीं मिली। वो थक हार कर एक पेड़ के पास खड़े हो गए और फिर आपस में बातें करने लगे। पंडित, हम सही जगह आए हैं ना? भैरव तांत्रिक ने कहा था माया जंगल में ही चुड़ैल महारानी रहती है। हाँ हाँ मदन, यही है, पर जरा जोर से बोलना पड़ेगा, तभी सुनेगी। ए चुड़ैल महारानी, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे लिए थोड़ा दर्शन दे दो। महारानी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इतनी रात में कौन भूसा ढूंढने आता है जंगल में? इतना बोलते ही सामने एक प्रकाश होता है और एक डायन बाहर निकलती है। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? क्यों बुलाया मुझे रात की इस घड़ी में? महारानी जी, हम आपकी शरण में आए हैं। एक गरीब की मदद करनी है, तभी आपकी शरण में आए हैं। इंसानों, तुम लोग मुझे खुश कैसे करोगे? मैं बिना खुश हुए किसी की मदद नहीं करती। महारानी जी, आप बहुत बड़ी हैं, हम छोटे से आदमी, जैसा हुक्म करेंगे वैसा करेंगे। मेरी ताकत छोटी बातों से नहीं बढ़ती। मेरी खुशी चाहिए तो सच बोलो। किसके खिलाफ मदद चाहिए?
किसे बर्बाद कराना चाहते हो? महारानी जी, हमारे गांव का मुखिया गरीबों का अनाज दबाकर बैठा है। हरिया काका की बेटी की शादी है, पर वो चालाक मुखिया उनका हक देने से मुकर गया है। हम उसी को सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा, गरीब की सहायता का काम है। ये बात मेरे मन को भा रही है। पर तुम्हें डायन दूंगी तो बदले में क्या दोगे तुम? भाई, हमारे पास तो फटी किस्मत और फटी जेब है। अब क्या देंगे? महारानी जी, हम गरीब आदमी हैं, पर दगा नहीं करेंगे। काम पूरा हो जाए तो जो आप कहेंगी वही हाजिर करेंगे, चाहे जान ही क्यों ना लग जाए। ठीक है इंसानों, मैं दूंगी तुम्हें वो डायन जो मुखिया की नींद उड़ा देगी। पर ध्यान रखना, डायन को काबू में रखना आसान नहीं। अगर गलती की तो वो तुम्हारे ही खून से अपना पेट भरेगी। सुनो इंसानों, मैं तो सिर्फ इजाजत दे रही हूं, पर जो डायन तुम्हें चाहिए ना, वो इस जंगल में नहीं मिलेगी। उसे बुलाना पड़ेगा गांव के पुराने कब्रिस्तान में, जहां सैकड़ों सालों से कोई इंसान अपने मरे बाप की मिट्टी भी नहीं देखने जाता। वहां एक जगह है, सबसे टूटा हुआ पत्थर, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा। उसी के पास खड़े होकर तुम दोनों को एक मंत्र पढ़ना होगा। पर याद रखना, मंत्र मजाक सा लगेगा, पर अगर हंस गए तो आत्मा गुस्से में फाड़ कर रख देगी। हे भगवान, हंसना भी पाप हो गया। महारानी जी, वो मंत्र क्या है? ध्यान से सुनो, ये मंत्र 3 बार पढ़ना होगा। हुम्मा हुम्मा गोटाला, डायन निकल जा कटोरा लाला। और जब तीसरी बार बोलो तो पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि डायन वहीं प्रकट होगी। पंडित, कटोरा लाला? मंत्र कौन बनाता है भाई ऐसा? अबे चुप! काली माई हंसने का मौका कभी देती हैं क्या? जब डायन बाहर आएगी तो तुम दोनों से एक ही सवाल पूछेगी, मेरी भूख कौन मिटाएगा? अगर सही जवाब न दिया तो मदद करने के बजाय तुम्हारी आत्मा को चबा चबा कर खा जाएगी। पर अगर तुमने कह दिया कि उसके लिए अच्छा अच्छा खाना है, तो वो तुम दोनों की बात मान जाएगी। पर सुनो इंसानों, डायन को धोखा मत देना। खाना देना पड़ेगा, वो भी वो खाना जो इंसान के पेट में जाए तो स्वाद, पर आत्मा के पेट में जाए तो आग बन जाए। पंडित, इसका मतलब डायन को बिरयानी खिलानी होगी कि इंसान? ससुरी को बस खुश रखना है, जो बोलेगी देना पड़ेगा। जाओ इंसानों, कब्रिस्तान जाओ, मंत्र पढ़ो, डायन बुलाओ, उसकी भूख मिटाओ, तभी वो तुम्हारा साथ देगी। इतना सुनकर वे दोनों कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। और फिर थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान पहुंच गए। पंडित देख, मैं तेरे साथ आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं डरता। डर तो मेरे पेट में ऐसे कुलबुला रहा है जैसे दाल कच्ची खाई हो। पर गांव के लिए, हरिया काका के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। सही कह रहा है, पर ये कब्रिस्तान असली वाला है। यहां तो हवा भी सीटी बजा के डराती है। ऐसा लग रहा है किसी की नजर हमारी पीठ पे चिपकी हुई है। नजरों को छोड़, ध्यान मंत्र पर दे। वो काली चुड़ैल ने बोला था, जितनी हिम्मत उतनी ही आत्मा बुलती है। ए मदन, ये मंत्र थोड़ा फन्नी नहीं है क्या? मतलब डरावना मंत्र होता काल रात्रि जाग जा, ये क्या गोटाला लाला? अब चुड़ैलों की दुनिया का नियम होगा,
हम कौन होते हैं मजाक उड़ाने वाले? गलती हुई तो हमारी ही आत्मा कटोरा लाला बन जाएगी। चल मंत्र पढ़ते हैं। 3 बार बोला था ना, वरना आत्मा बीच में ही उल्टा घूमकर वापस चली जाएगी। ठीक है, ना हंसी ना बेवकूफी, बस डर वाला सम्मान और मंत्र वाला कमाल। हम्मा हम्मा गोटाला। ऐसा लगा किसी ने कान में फूंक मारी। चुप, अभी 2 बार और है। हम्मा हम्मा गोटाला, डायन निकल जा कटोरा लाला। पंडित, कब्र हिल रही है रे। मुंह मत खोल, अभी आखिरी दौर है। हम्मा हम्मा गोटाला, डायन निकल जा कटोरा लाला। 3 बार मंत्र पढ़ते ही मौसम बदला और ठंडी सफेद धुंध ऊपर उठने लगती है, जैसे कोई सोई हुई रूह जाग गई हो। मदन और पंडित की सांसें रुक जाती हैं। पंडित, अब तो लग रहा है हमने घोटाला कर दिया। अब जो होगा सामने होगा। पंडित, ये तो वैसी नहीं है जैसी बचपन में कहानी में सुनी थी। कहानी में तो उसे सुंदर बताया था, ये तो मौत के गड्ढे से निकलकर आई लग रही है। कौन छेड़ रहा है कब्रों का संसार? किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? बोलो इंसानों, कौन हो तुम और क्या मांगते हो मेरी रूह से? मैं पंडित हूं, यही मेरा साथी मदन है। हमको एक छोटी सी डायन चाहिए थी, बस थोड़ी सी जुगाड़ के लिए। हाँ महारानी, हमको आपकी रानी वाली नौकरी नहीं चाहिए, बस एक डायन की पार्ट टाइम सर्विस चाहिए थी। डायन चाहिए तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक डायन दूंगी जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी, पर उसके बदले मुझे चाहिए अच्छा खाना। ऐसा खाना जिसकी खुशबू से मुर्दे भी कब्र तोड़कर उठ जाएं। यार, ये खाने की शौकीन ज्यादा लगती है। लगे हाथ ढाबा ही खुलवा दें इसके लिए। चुप, नहीं तो अगले ही पल हम खुद कब्र का खाना बन जाएंगे। कह दो, कब ला कर दोगे? हमको एक डायन चाहिए थी, मतलब तुम्हारे जैसी डायन चाहिए थी। पर अब तुम आ गई हो तो तुम ही चलो ना, हमारी डायन बन जाओ। हाँ, तुम्हारी एंट्री देख के हमको तो फुल फीलिंग आ रही है। वो जो दूसरी डायन मंगाने बोले थे, हमको वो अब नहीं चाहिए। तुम ही बढ़िया लग रही हो, शटल मारोगी, सबको डराओगी। अरे वाह, इतनी तारीफ! पहली बार कोई जिंदा इंसान मुझे देख के भागा नहीं, बल्कि ले चलने की बात कर रहा है। अच्छा, तो शर्त सुन लो इंसानों। हर रोज मुझे कुछ नया और बढ़िया खाने को मिलेगा। कभी चावल में घी, कभी किसी का डर, और कभी गर्मा गर्म इंसाना। समझे? हाँ, जो बोलोगी वही मिलेगा, बस तुम साथ चलो। और दूसरी बात, मैं अभी पूरी डायन नहीं, एक गुड़िया बन रही हूं। मंत्र पूर्ण होते ही तुम दोनों एक सीधी रेखा खींचोगे। रेखा के बीच में मुझे, मतलब वो डायन गुड़िया, रख देना। और फिर जो भी पहला आदमी उस रेखा को पहले पार करेगा, फिर वो आदमी बोलेगा चलेगा, पर मैं रहूंगी उसके अंदर। अरे तुम जैसी डायन मिल गई तो काम तो हमारा सेट है। हम मुखिया के बेटे तक पहुंच जाएंगे। जो बोलोगी बस वही कराएंगे उससे, और जैसा मैं बोलूं वैसा ही नाटक करना है। हम तैयार हैं, तुम चलो बस। कल से खिलाना पिलाना शुरू। ठीक है इंसानों, अब खेल शुरू। मैं तुम्हें बताऊंगी
कहाँ और कैसे रेखा खींचनी है। जिसे फंसाओगे वही बनेगा तुम्हारा भूतिया हथियार। नहीं नहीं, आप पहले डायना वाली गुड़िया बन जाएं, उसके बाद जो कुछ करना है हम कर लेंगे। इतना ही डायन एक गुड़िया में बदल जाती है और फिर गुड़िया लेकर वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। मदन अपने घर पहुंचकर पंडित से कहता है, पंडित, कल सुबह से मुखिया के बेटे को पीछे पीछे देखेंगे। किस समय घर से निकलता है, कहाँ जाकर रुकता है, सब पता होगा। और जब हमें उसका सही समय और सही रास्ता मिल जाएगा, हम वहीं पर वो रेखा खींचेंगे। गुड़िया को बीच में रखकर छुप कर बैठ जाएंगे। उसके पैर जैसे ही उस रेखा को पार करेंगे, ये गुड़िया उसके शरीर में, बस कहानी खत्म। और जब उसका दिमाग उस डायन के कब्जे में होगा, हम उससे वही काम करवाएंगे जो हम चाहेंगे। सीधा मुखिया के घर का दरवाजा खुलवाएगा, सबकी नजर से बचाकर हम अंदर, और फिर चोरी पूरी। कोई शक भी नहीं करेगा, मुखिया का बेटा खुद दरवाजा खोल कर देगा। क्या शानदार चाल चली है हमने। बस ये याद रखना, हमारा राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये गुड़िया और ये जादू हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। इतनी बात कर पंडित अपने घर चला जाता है। और फिर अगली सुबह मदन को लेकर मुखिया के घर के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर मुखिया के बेटे का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते फिर थोड़ी ही देर में मुखिया के बेटा घर से निकलता है। और फिर दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते देखते हैं कि मुखिया का लड़का चंपा के खेत में चंपा से बातें करता है, या देखकर वह सभी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चंपा, तुम जानती हो मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन गांव वाले, जात पात, मेरा बाप मुखिया कभी हामी नहीं भरेगा हमारी शादी के लिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भोला, दिल में हजारों रिश्ते जो बन जाते हैं, उन्हें जात पात की जंजीरों में कौन बांध सकता है? पर मजबूरी भी कोई चीज होती है। तुम बोलो, हम क्या करें? चंपा, अब बर्दाश्त नहीं होता। तेरे मेरे प्यार पर यह जात पात का ताला क्यों? अगर आज नहीं भागे ना, तो ये लोग हमारी रूहों को भी जुदा कर देंगे। भोला, मैं भी तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, पर घर छोड़ने का डर लगता है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा, मगर तेरे साथ हर मुश्किल आसान है। मैं तैयार हूँ, आज रात ही भागते हैं। ओ पंडित, अगर ये दोनों भाग गए ना, तो हमारी पूरी योजना लुढ़क जाएगी। चल, अभी चलते हैं। इनका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी चाल बनेगा। तुरंत दोनों उनके पास जाते। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कब से खड़े हो? इतना सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और बाकी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। पर बेटा, भागकर इज्जत नहीं मिलती। हम तुम्हारी शादी करवाने में मदद करेंगे। सच? आपकी बातें हमें झूठ जैसी लग रही हैं। हम गांव में रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बस तुम दोनों अभी हमारे साथ चलो, अगले कदम हम सोच लेंगे। अगर तुम्हारी मदद से हम सच में साथ रह सकते हैं, तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बस भोला, तू ही मेरे साथ चल, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। चंपा, तू घर जा और तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी हुई। खेत से हटाकर भोला को मदन और पंडित लेकर गांव के चौपाल के पास लाकर एक बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो शादियां करवाता है। अरे बेटा, शादी होगी और उसके लिए एक बाबा है जिसका प्रसाद भाग्य को बदल देता है। और तुम्हारा भाग्य बदलेगा
तुम्हारे भी भाग्य में चंपा आएगी। देखो पंडित, मैं आप दोनों पर भरोसा कर तो ले रहा हूं, लेकिन ये बाबा कौन है? क्या सच में सब करवा देगा? मेरा और चंपा का प्यार कोई खेल नहीं, उसका घर भी बर्बाद हो सकता है। मुझे झूठी दिलासा मत देना, मेरा दिल बहुत नाजुक है। भोला बेटा, तूने आज तक मुझे झूठ बोलते देखा है? गांव का पंडित हूं, लोगों के दुख दर्द भगवान तक पहुंचाता हूं। तुझ जैसे सच्चे प्रेमियों का साथ ना दूं तो किसका दूं? अब भगवान को भी जात पात दिखाई देने लगा है। हमारी शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो सकती। सोचकर ही दिल टूट जाता है। सुन भोला, ये जो दुनिया है ना, यहां इंसान तो प्रेम को समझता नहीं। जाति, गरीबी, अमीरी, इन चीजों में ही उलझा रहता है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो समाज की इन बेकार की दीवारों के खिलाफ खड़े हुए। उन्हें जीवन भर लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कई जोड़ों को मिलाया, कई घरों के चिराग जलाए। और ऐसे ही एक महान संत हैं बाबा रुद्रानंद। वो साधारण साधु नहीं, उनकी तपस्या ऐसी है कि देवता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। लोग कहते हैं जहां जात पात, गरीबी, डर या परिवार की इज्जत के नाम पर प्यार को रोका जाता है, वहां बाबा रुद्रानंद का आशीर्वाद चुपचाप पहुंच जाता है। और हां, उनके प्रसाद में ऐसी शक्ति है कि जिसके घर में जाति भेद की जंजीरें बंधी हों, वो जंजीरें अपने आप टूट जाएं। माता पिता जो कभी राजी ना हो, वे खुद उस प्यार के सामने सिर झुका देते हैं। क्या सच में ऐसे बाबा हैं? और वो हमारा काम कर देंगे बिना किसी को पता चले? अरे भोला, बाबा ने एक शर्त रखी है। जो जोड़ा सच्चा हो, जिसके दिल में छल कपट ना हो, वो चाहे संसार का सबसे गरीब क्यों ना हो, उसे बाबा अपनी दुआएं देकर समाज के सामने ऊंचा कर देते हैं। मदन, पंडित, तुम ठीक कहते हो। मैंने चंपा को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हमने एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़ा। लेकिन ये जात पात की जंजीरें हमारे प्यार को पूरी तरह बांध चुकी हैं। जब वो रोती है तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मैं रात को सो नहीं पाता। एक डर हर पल पीछा करता है कि कहीं कोई उसे मुझसे छीन न ले। मैं उसके साथ जिंदगी तो क्या, अगर मौका मिले तो मर भी सकता हूं, मगर मैं उसे खो नहीं सकता, कभी नहीं। अगर बाबा रुद्रानंद ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, तो मैं उनका ही दामन थामूंगा। तो सुन भोला, आज रात ठीक 12 बजे तुम्हें इस पीपल के पेड़ के नीचे हमारा इंतजार करना होगा। जिस क्षण घड़ी 12 बजाएगी, बाबा की पूजा शुरू होगी। लेकिन सावधान, अगर दिल में जरा सा भी डर, जरा सी भी शंका हुई, तो बाबा का चमत्कार अधूरा रह जाएगा। अब घर जा, कोई देख ना ले इससे पहले। मैं जरूर आऊंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं, कसम चंपा की। इतना बोलकर भोला वहां से चला जाता है। और फिर इधर दिनों खुश हो जाते हैं। लो पंडित जी, लड़का तो फंस गया। अब आज रात असली खेल शुरू होगा। और हमारी किस्मत चमकेगी। गुड़िया वाली देवी का भी पेट भर जाएगा। सब तरफ फायदा ही फायदा। इतनी बात कर दोनों घर जाते हैं। और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही वे दोनों मुखिया के घर के सामने आकर एक रेखा खींचते हैं और गुड़िया को बीच में रखकर भोला का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करते करते आखिरकार भोला घर से बाहर निकलता है। और फिर भोला जैसे ही उस रेखा को पार करता है, वह गिर जाता है। इतना देखकर तुरंत दोनों घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह। अरे करुणाशंकर पांडे, कहां हो भैया?
जल्दी निकलो, जल्दी। कोई है? घर से बाहर निकलो। हाँ बोलिए मुखिया जी, कैसे आना हुआ? आइए अंदर बैठिए। किसको बुला रहे हैं आप? अरे बेटा मथुरा, मैं तुम्हारे बाबा को बुला रहा हूं। तुरंत मेरे साथ घर चलो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जरा भी देर हुई तो मेरे लाल की जान जा सकती है। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसा क्या हो गया? पर बाबा तो घर पर नहीं है। वो किसी काम से 2-3 दिन बाद आएंगे। इस समय सिर्फ मैं घर में हूं, और अगर बाबा का काम है तो आप निश्चिंत रहिए। बाबा के हर मंत्र तंत्र मुझे याद हैं। जो काम वो कर सकते हैं वही मैं भी कर सकता हूं। बताइए, क्या परेशानी है? कैसे बताऊं बेटा, रात को पता नहीं कब मेरा भोला चुपके से घर से बाहर निकल गया। घर से थोड़ी दूर जमीन पर कोई रेखा खींची थी और उसके पास एक अजीब सी गुड़िया पड़ी थी। वहीं पर भोला बेहोश पड़ा मिला। अभी तक होश में नहीं आया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अभी मेरे साथ चलो। मुखिया जी, आपके बेटे पर टोटका किया गया है, और ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इससे निपटने के लिए मुझे अपने दोस्त मदन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो भूत बिगड़ गया तो हम पर भी हमला कर सकता है। तो समय बिल्कुल मत गवाओ मथुरा। मैं घर जा रहा हूं। तुम तुरंत मदन को लेकर मेरे घर पहुंचना। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो कहोगे वही दूंगा। अपनी दौलत, अपनी जमीन, सब तुम्हारे चरणों में। मुखिया वापस घर भागता है और मथुरा इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से मदन के घर पहुंचता है। वह मदन को पूरी बात बता देता है और दोनों मिलकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि भोला जमीन पर पड़ा है। उसकी माँ उसके बगल बैठकर रो रो कर बेहाल है। अरे चाची, रोने का समय नहीं है। भोला को कुछ नहीं होगा। अब जो होना है इस डायन के साथ होगा। इस पर डायन सवार है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मथुरा मंत्र पढ़ना शुरू करता। ओम क्लीम ब्लूम घ्रूम फट। काली, अब प्रकट होकर सच बता। मेरे हुक्म के बिना कोई देरी नहीं। अचानक भोला का शरीर कांपने लगता है। धीरे धीरे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगता है और फिर बोलता है, हा हा हा, मुझे चाहिए गर्मा गर्म चिकन, तंदूरी बिरयानी। पहले मेरा पेट भरेगा, तभी इस शरीर को छोड़ूंगी। अरे हट, मेरा बेटा मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाता। उसे इन चीजों से उल्टी होती है। कुछ और खा ले डायन। मुखिया जी, मुंह खोल दिया है तो अब उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये आपके बेटे को हमेशा के लिए खा जाएगी। अगर मुझे अभी लाकर नहीं दिया तो मैं इसके खून की एक एक बूंद चूस जाऊंगी। तुम्हारी शर्म और इज्जत दोनों के साथ तुम्हारे बेटे को भी ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं लाता हूं। मेरे लाल को कुछ मत कहना। मदन, तुरंत दौड़ो। बिरयानी, मांस, जो भी मिले सब लेकर आओ। साला, बेटे के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। मुखिया के इतना कहते ही तुरंत मदन गांव के माखन लाल के ढाबे पर जाता है। और वहां से एक प्लेट बिरयानी पैक कराकर घर लाता है। फिर भोला को बिरयानी खिलाई जाती है। बिरयानी खाते ही भोला ठीक हो जाता है। इसकी खुशी में मुखिया पंडित को और मदन को पैसे देता है, लेकिन पंडित और मदन पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। मुखिया जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें बस एक एक बोरी अनाज दे दो। पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी भोला पूरी तरह सही नहीं हुआ।
चुड़ैल फिर आ सकती है और भोले को परेशान कर सकती है। इसलिए इसके उतार के लिए हमें पैसे और अनाज दोनों चाहिए, पर आज हमें सिर्फ अनाज दो। अरे पंडित, जब अनाज ही नहीं है तो कहां से लाकर दूं? गांव वालों को लगता है कि मुखिया के घर पैसे की कोई कमी नहीं और अनाज की भी। तो पूछ लो कि मुखिया के घर में क्या है और क्या नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, अगर इस बार आपके बेटे पर डायन हावी हुई तो आपको अनाज की व्यवस्था करनी ही होगी। और इस बार 3 बोरी अनाज और उसके साथ कुछ पैसे भी लगेंगे। अभी तो मैं सिर्फ पैसे लेकर जा रहा हूं। पैसे लेकर मदन और पंडित हरिया काका के घर पहुंचते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। बेटा, ये सब क्या है? तुम दोनों मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या मैंने, या मतलब क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें बताओ कि आपने पैसे क्यों दिए। अरे काका, घबराओ नहीं, ये पैसे हमारी बहन की शादी के लिए हैं। क्या एक भाई अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हम बस अपने बहन के कन्यादान के लिए आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। और तो भी सिर्फ पैसे ही दे रहे हैं? 2 दिन बाद अनाज की बोरी भी देंगे। आप सिर्फ शादी की तैयारी में लगो। जो भी कमी पड़े हमसे सांझ करो, हम दोनों मिलकर उसे जरूर पूरा करेंगे। बेटा, आपका ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मदन, पंडित, तुम दोनों वाकई बहुत नेक दिल इंसान हो। मदन, तुम्हें दुनिया चोर कहती है, पर मुझे पता है कि तुम सच्चे इंसान हो। और मथुरा, दुनिया तुम्हें मूर्ख कहती होगी, पर मुझे पता है कि तुम पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान इंसान हो। बस करो काका, कोई बात नहीं, ये तो हम सबका फर्ज है। चलो ठीक है काका, हम चलते हैं। इतना बोलकर दोनों तुरंत घर की तरफ निकल जाते हैं। और चलते चलते मदन के घर पहुंचते हैं। सुनो मदन, मेरे बाबा कल आ जाएंगे। उनके आने से पहले हमें मुखिया से 2 बोरी अनाज लेना ही होगा। ऐसा करो, उस चुड़ैल को बुलाओ, एक सौदा और करना है उससे। नहीं तो बाबा आ गए तो वे मुखिया के घर जाएंगे और तब बात बिगड़ जाएगी। तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब हमें उस डायन को बुलाना होगा और उससे एक सौदा करना होगा। मदन, क्या मैं अंग्रेजी में बोल रहा था? अरे यार, मैं भी तो यही बोल रहा था कि डायन को बुलाया जाए, पर कैसे बुलाया जाए? कुछ तो समझ में आना चाहिए। अरे किसे बुला रहे हो मदन पंडित? मुझे? मैं आ गई। बहुत मजा आया बिरयानी खाने में। बोलो, क्या आज फिर मिलेगी बिरयानी? बोलो। मेरी प्यारी डायन, बिरयानी खाएगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तुम मेरी बातों को मानो। जाओ, फिर से मुखिया के बेटे को गिरा दो। इस बार मैं 2 प्लेट बिरयानी मंगवाऊंगा, उसके साथ साथ चिकन भी। क्या मुझे चिकन भी मिलेगा? अरे यार, क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया ये बोलकर कि अपने मन की करो। अब मैं रोज उसे गिराऊंगी और मजे लेकर बिरयानी खाऊंगी। तो देर क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ और उसे गिरा दो, ताकि मुखिया दौड़ा दौड़ा फिर मुझे बुलाने आए। और इस बार मैं भी 2 बोरी अनाज और कुछ पैसे लेकर हरिया काका की मदद कर सकूं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी आना। इतना बोलकर वो तुरंत चली जाती है। जब पंडित और मदन को लग जाता है कि अब वह दूर चली गई है, तब वे आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ससुरी, भुक्खड़ की भुक्खड़ है भैया, जब देखो तब खाने की बात करती है। बढ़िया किया अपना पीछा छुड़ाकर। आज के बाद इसके बारे में बात मत करना। अरे इसकी ऐसी की तैसी, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। जब मांगे बिरयानी तभी से बिरयानी, जब मांगे चिकन तभी से चिकन। इसके नौकर थोड़ी हो गए हैं हम। क्या बोले रे पंडित मदन? अगर तू मेरा नौकर नहीं है
तो मैं तेरा नौकर कैसे हो जाऊंगी? बोल, तू मुझे धोखा देगा? अरे राम, तू अभी गई नहीं थी? हे भगवान, अब तो कुछ बात करना भी जुर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, आप समझने में गलती कर दी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डायन हूँ? अरे डायन होने से पहले मैं भी एक इंसान थी और इंसान की बातें समझती हूँ। इसलिए ज्यादा चालाकी मत करो, नहीं तो फाड़ कर रख दूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुम्हारे खाने की बात कर रहा था। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम जो मांगो मैं ला कर दूंगा। अब हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चली जाओ, बार बार ऐसे आकर डराया मत करो। ठीक है, इस बार पक्का जा रही हूँ पंडित। तू अपने घर जा, मुखिया अभी तुरंत आएगा, थोड़ी देर और। मदन, तू बिरयानी वाले को और चिकन वाले को बोल दो प्लेट तैयार रखे। अरे मेरी डायन बहन, तू जाएगी तो सही, बार बार आकर डरा देती हो। अब जाओ भी। इतना सुनकर तुरंत डायन वहां से चली जाती है और फिर पंडित भी अपने घर चला जाता है। बेटा, आजकल तो बहुत बिजी रहने लगा है, रात रात भर घर नहीं आता। क्या कोई गलत संगत पकड़ ली है या फिर मदन के साथ कहीं चोरी करने जाता है? क्या बात कर रही हो माई? ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा बेटा जो भी करेगा हमेशा अच्छा ही करेगा, इसलिए परेशान बिल्कुल भी मत रहो। बाबा कल आ जाएंगे। अरे पगले, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भविष्य की टेंशन हो रही है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, अब बात सच सच बोल दे। माई, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर झूठ भी बोल रहा हूँ तो 2 दिन बाद आपको पता चल ही जाएगा। उस दिन आपको अपने इस लाल पर गर्व होगा। चल ठीक है, घर चलकर खाना खा ले। तुझे तो अब खाने की भी परवाह नहीं रहती, पता नहीं क्या करता रहता है। इतना दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुखिया दौड़ा दौड़ा आता है और मदन से कहता है, अरे मथुरा बेटा, तुरंत घर चलो। जो नहीं होना था वही हो गया। मैंने थोड़ा लालच किया, अब उसी का भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा है। क्या हुआ मुखिया जी? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपके बेटे की तबीयत फिर खराब हो गई क्या? हाँ पंडित, फिर खराब हो गई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि अब मेरे बेटे को सही कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे बीमार पड़े और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। घबराओ नहीं, आप अपने घर जाओ, मैं मदन को लेकर तुरंत आता हूँ। और सुनो, मैंने जो जो बोला था उसकी व्यवस्था करके रखना। मदन के आने का इंतजार बिल्कुल मत करना। बिरयानी और चिकन साथ में लेकर जाना। पंडित की ये बात सुनकर मुखिया तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर मथुरा की माँ मथुरा का चेहरा देखती रह जाती है। वह अपनी अम्मा को समझा बुझाकर मदन को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में वे पहुंच जाते हैं। मुखिया घर पर चिकन और बिरयानी की व्यवस्था कर चुका होता है। मुखिया का बेटा जमीन में लेटा हुआ होता है। उसे देखते ही पंडित तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते ही मुखिया का बेटा उठकर बैठ जाता है। मैं आ गई पंडित, अब बिरयानी चिकन लाओ जल्दी, मुझे खाना है। खाना, उसकी महक मुझे पागल कर रही है। नहीं, नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी खाने को। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। पहले वादा करो कि मेरे बेटे को छोड़कर यहां से चली जाओगी। क्या बोला रे मुखिया? तू मुझे बिरयानी नहीं खाने देगा? तुझे क्या लगता है कि तेरा ये पंडित मुझे काबू में कर सकता है? कभी नहीं। मैं तेरे बेटे का खून चूसूंगी। अरे मुखिया जी, जब बोल रही है बिरयानी चाहिए तो दे दीजिए, उसके लिए ही तो आए हैं हम।
मैं इसे मनाता हूं और आप इसे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा कैसे चलेगा? अरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार इसे बिरयानी लाकर दूं। ये आखिरी बार है पंडित। अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो मैं किसी तांत्रिक को बुला लाऊंगा। ठीक है, ये आखिरी मौका है। मुझे भी पता है, अगर इस बार ये न मानी तो कल मेरे बाबा आ जाएंगे। उन्हें बुलाकर ले आना, पर आज इसे खाने दो। ठीक है, खा लो। तुरंत प्लेट लगाई जाती है। डायन चिकन बिरयानी खा जाती है। खाते ही वह चली जाती है और जैसे ही जाती है, मुखिया का बेटा फिर जमीन पर गिर जाता है। मुखिया खुश होकर पंडित को 2 बोरी अनाज दे देता है। अनाज लेकर वे दोनों हरिया काका के पास पहुंचते हैं और उनको अनाज दे देते हैं। हरिया काका अनाज पाकर बहुत खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। इसके बाद मदन और पंडित अपने अपने घर जाते हैं। पंडित करुणा शंकर तीर्थ स्थल से वापस घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें मुखिया मिल जाता है। मुखिया करुणा शंकर को की सारी बातें बता देता है। मुखिया जी, क्या बोल रहे हो? मथुरा ने तुम्हारे बेटे का भूत भगाया, मतलब डायन भगाई? अरे, उसे हनुमान चालीसा तो ठीक से आता नहीं, भला वो भूत कब से भगाने लगा? अरे, मेरी बातों पर विश्वास करो पंडित जी। चुड़ैल बोल रही थी, मेरे बेटे के अंदर घुसकर बोल रही थी। आपके बेटे ने उसे 2 बार भगा दिया, लेकिन मेरा बेटा अभी भी पूरी तरह सही नहीं है। वो कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाता था, पर उसे अब मांस ही अच्छा लगता है। और मैं आपके बेटे को पैसे के साथ साथ वो अनाज की बोरी भी दे चुका हूं। ठीक है, तुम घर जाओ। मैं भी जा रहा हूं उसे मथुरा को सबक सिखाने। घबराओ नहीं, मैं तुरंत अभी आपके घर आ रहा हूं। इतनी बात कर तुरंत झटपट करुणा शंकर अपने घर जाता है और फिर मथुरा से कहता है, क्यों रे, मैं क्या थोड़े दिन के लिए गांव छोड़कर चला गया तो तू गांव वालों को लूटने लगा? बोल, कब से तुझे भूत भगाना आने लगा और कब से तू मुखिया के घर जाने लगा? बाबा, क्या बोल रहे हो? मैं किसी को लूट नहीं रहा हूं। आपने ही बोला था कि हमेशा सच बोलने से काम नहीं चलता, इसलिए कभी झूठ भी बोलना चाहिए, और मैं उसी दिन से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि लोग तुझे मूर्ख और नालायक क्यों कहते हैं। मुझसे जबान लड़ाता है, एक तो उल्टा सीधा काम करके आया है और दूसरा मुझे जबान लड़ाता है। हट जा मेरी नजरों के सामने से। बाबा, हाँ जाऊंगा, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसे समझ ना सकें। बात ऐसी है कि हरिया काका मुखिया के यहां मजदूरी करते थे और मुखिया ने हरिया काका को 2 बोरी अनाज देने का वादा किया था, क्योंकि हरिया काका की बेटी के घर में शादी है। लेकिन मुखिया ने बोरी देने से इनकार कर दिया। जब यह बात मेरे दोस्त मदन को पता लगी, तब वो मुखिया के घर चोरी करने जा रहा था। लेकिन फिर हम दोनों ने मिलकर एक साजिश रची और एक डायन को मुखिया के बेटे के अंदर समाहित करवा दिया। अब वो मेरे इशारे पर चलती है। मैंने उसे भगा दिया है। अरे, वो कहीं गई नहीं है, बल्कि मुखिया के बेटे के अंदर ही रहकर मांस मछली खा रही है। आज सुबह ही मुखिया ने मुझे बताया। बाबा, पर मैंने उससे सौदा किया था कि जब मेरा काम हो जाएगा तब वो इसे छोड़कर चली जाएगी। बाबा, देर मत करो, तुरंत मेरे साथ चलो। इतनी बात कर दोनों लोग मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि भोला बिरयानी खा रहा होता है। देख लो पंडित जी, अपनी आंखों से देख लो, मेरा बेटा कैसा हो गया है। मुझे खुद नहीं पता चला, और आपके बेटे ने इसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे और अनाज लिए हैं, पर मेरा बेटा अब भी वैसा ही है। शांत रहो मुखिया जी, मैं कुछ करता हूं। मानता हूं कि मथुरा से गलती हुई है, पर इसका समाधान लड़ाई करना नहीं है। मैं कुछ करता हूं। अरे ओ डायन, बता, तू इसे छोड़कर जाएगी या नहीं?
अरे पंडित, तुझे क्या लगता है मैं इसे छोड़कर जाऊंगी? कभी नहीं। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर रहने में। अब तो मैं इससे ही शादी करूंगी। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, तुमने मुझसे बोला था कि इस बार खाकर चली जाऊंगी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें धोखा दूंगा। इसे छोड़कर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मैं इस भोले से शादी करूंगी। तुम सब घबराओ नहीं, मुझे मंत्र आता है। इसे इसके असली रूप में लाता हूं। जब कोई डायन किसी को पसंद करने लगे, तब उसकी रूह से अलग करना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं मंत्र लगाता हूं और तुरंत इसका असली चेहरा बाहर आएगा। इतना बोलकर करुणा शंकर तुरंत मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते भोले के शरीर से डायन बाहर निकलती है और भोला जमीन पर गिर पड़ता है। तुझे क्या लगता है पंडित, मैं इसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, अंदर से चूस लूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जैसे बहुत डायनों को मैंने भगाया है। मैं तुझे एक बार मौका देता हूं, यहां से चली जा, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे पंडित? आत्मा अमर होती है। तुम इसे अपने बस में नहीं कर सकते। मैं जा रही हूं, पर ध्यान रखना, भोला सिर्फ मेरा है, मेरा। इतना बोलकर डायन वहां से चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर मथुरा पंडित मुखिया से कहता, सुनो मुखिया जी, डायन फिर आ सकती है, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अपने बेटे भोले की उसके मनपसंद लड़की से शादी करवानी होगी। और भोले की मनपसंद लड़की को मैं जानता हूं, उसका नाम चंपा है। अरे तुम पागल हो गए हो? चंपा दूसरे जाट की लड़की है। उसे मैं अपने घर नहीं ला सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। क्या तुम अपने बेटे की खुशी के लिए जमाने को नहीं छोड़ सकते? अरे जमाना क्या बोलेगा? जब तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा तभी तो बोलेगा। मेरी बात मानो, चंपा से शादी करवा दो इसकी। हाँ मुखिया, मथुरा सही कह रहा है। अगर इसकी शादी हो गई तो डायन कुछ नहीं कर पाएगी, और डायन को ज्यादा देर तक मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। इसलिए देर मत करो और भोले की चंपा से शादी करवा दो। ठीक है, ठीक है। मैं भोले की शादी चंपा से करवा दूंगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरह मुखिया अपने बेटे भोले की शादी चंपा से करवा देता है और उधर हरिया काका की बिटिया की भी शादी हो जाती है। रुको दोस्तों, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो आपका वक्त ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारी टीम टून्स वर्ल्ड लकी विनर चुनकर आपको कुछ गिफ्ट देगी। अरे तो देर काहे करते हो भैया? फटाफट जाओ, कमेंट करो, गिफ्ट पाओ।